हेलो स्टूडेंट्स, बिगनिंग फॉर विकुंज के पार्ट 3 द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप के तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम इस चैप्टर की सेकंड यूनिट करने वाले हैं जिसका टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, अब मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप की अगर हम बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम बात यूरोप की कर रहे हैं तो अराउंड अगर हम देखें तो जो मिड 18th सेंचुरी थी ना, तब तक यूरोप में अगर हम देखें तो जो नेशन स्टेट्स हैं वो हम नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि तब तक नेशन स्टेट्स वहाँ पर बनने मतलब डेवलप होने उसकी स्टार्टिंग वहाँ पर नहीं हुई थी। दैट मीन्स कि आज के अगर हम जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड की अगर हम बात करें तो वो उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सभी क्या थे, एक तरीके से किसी ना किसी मोनार्की के कंट्रोल में थे, दैट मीन्स किसी किंगडम के कंट्रोल में थे। वहाँ पे डचीज थे, कॉन्टून्स थे, मतलब एक तरीके से इन मल्टीपल डिवीजन्स में थे। वो क्या थे, एक तरीके से डिवाइडेड थे। ठीक है, और वहाँ पर इन सबका क्या था, एक तरीके से इन राजाओं का इन सबका अपना पर्टिकुलर रूलिंग वहाँ पर चलती थी। अगर हम ईस्टर्न यूरोप की एंड मिड यूरोप की बात करें तो वहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्की थी, बता ही चुके हैं। और यहाँ पर जितने भी जो लोग थे ना वो एक दूसरे से किसी भी तरीके से रिलेट नहीं करते थे। अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो लैंग्वेज है वो बोली जाती थी। ठीक है, तो उनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं देखने को मिलती थी, ना ही वो एक दूसरे से अपने आप को कोई अटैच्ड फील करते थे। जैसे ऑस्ट्रिया और हंगरी के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ पर अलग लोगों की रूलिंग थी। हैब्सबर्ग जो किंगडम था वहाँ पर क्या नाम है, अलग अलग जो एक तरीके से कह सकते हो कि कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ वहाँ पर रहते थे, कुछ अलग अलग लोगों के ग्रुप वहाँ पर डेवलप थे। ठीक है, एंड देन इसके अलावा अगर हम देखें तो वहाँ पर सिर्फ एक चीज़ थी जो इन सबको आपस में कनेक्ट करने का काम करती थी, और वो सिर्फ क्या थी, पॉलिटिकल यूनिटी। दैट मीन्स कि वहाँ पर रूल करने वाले जो राजा महाराजा थे या फिर जो भी वहाँ की किंगडम्स थी वो सिर्फ वहाँ के जो किंग्स थे वो उनको आपस में रिलेट करने का काम करते थे। दैट मीन्स वो सिर्फ उन्हीं को फॉलो करते थे, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करते थे। और उन सारे ग्रुप को आपस में टाई अप करने का भी सबसे बड़ा कारण क्या था, वो सभी अपने रूलर्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक तरीके से क्या थे, उनको लेकर वो मतलब एक तरीके से उनका जो किंग है उसमें उनका फेथ बहुत ज़्यादा थे। उनके लिए वो क्या थे, एक तरीके से उनकी निष्ठा बहुत ही ज़्यादा थी। तो अब सोचिएगा अगर ऐसा था तो जो नेशन स्टेट्स आज के टाइम पे डेवलप हुए तो वो डेवलप होना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होगा ना। तो कैसे मतलब ये नेशन स्टेट्स डेवलप हुए? ओके, तो इसके बाद अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। ये थॉट लोगों के दिमाग में आया ही कैसे? देन अगर हम देखें तो इसका फर्स्ट पार्ट है एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। ठीक है ना, तो अगर हम देखें यूरोप में तो वहाँ पर क्या थे, अधिकतर क्या थे, कौन थे, एरिस्टोक्रेट्स थे। तो वहाँ की जो पूरी सोसाइटी थी ना यूरोपियन कंटिनेंट की, वहाँ पर अधिकतर लोग कौन थे, आपके एरिस्टोक्रेट्स थे। और उन लोगों का सोशली एंड पॉलिटिकली वो बहुत ज़्यादा रिच थे और पूरा उन लोगों का ही कंट्रोल उसके ऊपर था। वहाँ पर मेन जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो कौन सी लैंग्वेज थी, फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती थी पॉलिटिकल पर्पस से। दैट मीन्स जितनी भी पॉलिटिकल चीज़ें होती थी वो सिर्फ फ्रेंच में होती थी। और जितने भी जो लोग क्या नाम है आपके एरिस्टोक्रेट्स हैं, इन लोगों के गाँव में, शहरों में बड़े बड़े घर होते थे, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती थी, लाइक हवेलियाँ होती थी जैसे, तो इस तरीके से हवेलियाँ होती थी। ओके, एंड इनमें एक और चीज़ थी कि ये क्या करते थे, यहाँ की जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो पीजेंट्स थी। और इन लोगों में जो एक कनेक्टिविटी का काम करते थे, इन लोगों में कह सकते हो कल्चरली मतलब एक दूसरे से लिटिल बिट अटैच थे। क्यों? क्योंकि इन लोगों में क्या करते थे, लाइक शादियां एक दूसरे अपने कल्चर में करते थे, चाहे वो किसी भी ग्रुप से ये लोग बिलोंग करते हो तो अपने ग्रुप में ही शादियां ये लोग करते थे मेनली। ओके, एंड बाकी हम देखें तो रिच जो लोग थे ना उनका परसेंटेज वैसे कम था। मतलब बाकी जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो क्या थे, कंपैरेटिवली थोड़े से पुअर थे। ओके, तो इसमें क्या थे, कुछ एरिस्टोक्रेट्स ऐसे भी थे जो छोटे क्या नाम है एक तरीके से जो होता है ना लैंड, एक तरीके से लैंड ओनर्स होते हैं वो थे। ओके, एंड कुछ ऐसे थे जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड्स थी। देन इसके बाद अगर हम देखें तो एक 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड ऐसा आता है जिसके बाद से क्या है, पूरे जो यूरोप का सबसे मेन हिस्सा है, लाइक इंग्लैंड है, अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पर क्या होना शुरू हुआ था, वहाँ पर एक तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन आना शुरू हुआ था। और इंडस्ट्रियलाइजेशन आने की वजह से वहाँ पर कुछ मेजर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। वो क्या थे, सबसे पहली बात तो वहाँ पर हमें क्या चेंज देखने को मिलता है, धीरे धीरे वहाँ पर क्या है, टाउन्स बनने डेवलप, मतलब एक तरीके से टाउन्स जो है ना वो डेवलप होने शुरू हुए। ऑब्वियस है कि अगर कहीं पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो इंडस्ट्रीज सेटअप होगी, तो इंडस्ट्रीज में रहने के लिए मतलब मेनली वहाँ पर काम जो लोग कर रहे हैं उनको रहने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए। अगर रहने के लिए जगह चाहिए तो नियर अराउंड वो कोशिश करेंगे कि जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है वहीं पर उनको रहने के लिए जगह मिल जाए, जिससे कि उनका टाइम बच जाए। तो एक तरीके से, और इंडस्ट्रीज़ में जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, वर्किंग क्लास। तो धीरे धीरे एक वर्किंग क्लास वहाँ पर डेवलप हुई, इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पर उनका इमरजेंस आया, और ट्रेडर्स और मर्चेंट्स भी वहाँ पर बढ़े। और इन्हीं के साथ एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है कि 19th सेंचुरी के अराउंड वहाँ पर फ्रांस एंड जर्मनी में भी क्या है,
इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है और धीरे धीरे एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी भी वहाँ से उठकर निकल कर आती है। वो क्या थी? लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी, जो किसके थ्रू? एक मिडिल क्लास लोगों की आइडियोलॉजी, मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं मिडिल क्लास जो लोग थे उन्होंने क्या किया था? लिबरलिज्म को बहुत ज़्यादा फॉलो किया था। वो क्या चाहते थे? एक तरीके से वो आपस में एक दूसरे को कनेक्टिंग फील करते थे, उनके बीच एक नेशनल यूनिटी थी। तो वो किसकी वजह से थी? सिर्फ इस आइडियोलॉजी की वजह से थी। और वो क्या चाहते थे कि जितने भी सारे जो एक तरीके से प्रिविलेजेस मिले हुए ना, वो सारे प्रिविलेजेस खत्म हो जाएं। ओके, देन इसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो स्टूडेंट अब हम बात कर रहे हैं कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, मतलब जो लिबरल नेशनलिज्म है उसका मतलब क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो लिबरल जो एक वर्ड है ना, दैट मीन्स की आइडियोलॉजी ऑफ जो लिबरलिज्म है वो यूरोप में धीरे धीरे स्प्रेड आउट होनी शुरू हो गई थी। तो जो लिबरलिज्म वर्ड है ना, इसका मतलब क्या था? हर किसी ने ना अलग अलग निकाला। ऑब्वियस है, जैसे हर किसी के लिए फ्रीडम का मतलब अलग है, वैसे लिबरलिज्म का मतलब भी सभी के लिए क्या था? अलग अलग था। तो जैसे अगर हम बात करें तो अराउंड 19th सेंचुरी के समथिंग अगर हम देखें तो यूरोप में क्या है, एक तरीके से जो एक नेशनल यूनिटी इस्टेब्लिश हुई थी ना, उसमें क्या था? जो लिबरलिज्म जो एक ये जो आइडियोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा जोर पकड़ रही थी। मतलब इसका जो इंपॉर्टेंस है, ये जो एक व्यू है, वो बहुत ज़्यादा लोगों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा था। ठीक है, तो जो लिबरलिज्म जो वर्ड है, इसमें जो लिबरल है ना, इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स कि ये किससे बिलोंग करता है? कि लैटिन लैंग्वेज से बिलोंग करता है, जिसका मतलब ही क्या होता है? फ्री, दैट मीन्स आज़ाद। तो इसी वजह से जो अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, जैसे 3 ग्रुप के हम यहाँ पे बात करेंगे। मिडिल क्लास के लिए इसका मतलब क्या था? पॉलिटिकली इसका मतलब क्या था? एंड इकोनॉमिकल जो स्फेयर है ना, उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था? तो मिडिल क्लास की अगर हम बात करें तो उनके लिए सबसे मेन अगर देखें तो 2 ही मतलब थे उसके, मतलब मेनली, वैसे तो बहुत सारे थे बट 2 मेन है कि फ्रीडम फॉर सिटीजन्स, की जितने भी जो लोग हैं ना उनको सबको क्या मिले? फ्रीडम मिले, आज़ादी मिले। ठीक है ना, तो उनके लिए क्या था? फ्रीडम, की सभी के लिए क्या हो? एक तरीके से आज़ादी। और जो भी लोग हैं कानून के सामने सब लोग क्या हो? सब बराबर हो, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्लियर, कि कोई भी भेदभाव कानूनी तौर पर मतलब किसी भी तरीके से उनके साथ ना हो। अब बात करते हैं अगर हम पॉलिटिकली, अगर हम देखें कि पॉलिटिकली क्या मतलब था, तो पॉलिटिकली सबसे पहला तो अगर हम देखें, जो आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या होता था, जो टैक्सेशन स्लैब्स थे उसमें बड़ा डिफ्रेंसिएशन किया जाता था कि जो क्या नाम है, फर्स्ट स्टेट के जो लोग हैं और जो सेकेंड स्टेट्स के लोग हैं उनको टैक्स पे करने में क्या रखा जाता था? उनको टैक्स पे नहीं करना होता था, उनको उससे रिलीफ मिला हुआ था। लेकिन जो थर्ड स्टेट के जो लोग हैं सिर्फ उनको टैक्स पे करना पड़ता था। और कोइंसिडेंटली अगर हम देखें तो थर्ड स्टेट के जो लोग हैं वो क्या थे? बहुत ज़्यादा पुअर भी थे। बेसिकली अगर हम थर्ड के भी जो क्या नाम है सब कैटेगराइज, उसमें उसका जो थर्ड पार्ट है तो उसमें क्या थे? मेनली पीजेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, ये सब, ये क्या थे? बहुत गरीब थे। तो उन्होंने क्या कहा? पॉलिटिकली उनका क्या था पर्पस? कि एबॉलिशमेंट ऑफ एब्सोल्यूट ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस। जितने भी जो प्रिविलेज मिले हुए ना, लाइक प्रिस्ट वगैरह हैं, इन सबको नहीं पे करने हैं टैक्स। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से क्या हो गया था कि वो सब चाहते थे कि क्या खत्म हो जाए, ये सारी चीज़ें जो भी प्रिविलेज इनको मिले हुए हैं वो सब खत्म हो जाए और क्या हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हो और एक क्या नाम है, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल, एक तरीके से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वहाँ पे क्या एस्टैब्लिश की जाए, जिसमें क्या है लोगों के अकॉर्डिंगली वहाँ पर रूल किया जाए। क्लियर। देन अगर देखें तो उस टाइम पे यूरोप में ना वहाँ पर सभी को प्रॉपर्टी रखने का राइट नहीं था। तो उन्होंने क्या कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों को रखने का अधिकार मिले। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यूनिवर्सल सफरेज। सफरेज का मतलब होता है अडल्ट राइट टू वोट। दैट मीन्स कि जितने भी लोग जो अडल्ट है ना, अगर हम इंडिया की बात करें तो 18 के बाद क्या कहा जाता है, आपको अडल्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। तो 18+ वालों को क्या मिले, सबको वोट देने का राइट मिले, चाहे वो कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो, किसी भी जेंडर से बिलोंग करता हो, किसी भी कास्ट से, किसी भी रिलीजन से, मतलब किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन उन लोगों में ना हो। दैट मीन्स कि उनको क्या मिले, यूनिवर्सल सफरेज मिले। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं था। वहां पर क्या है, एक तरीके से जो वोट देने का जो तरीका था वो बड़ा डिफर था कि 25 की एज है तो आप वोट दे सकते हैं, प्रॉपर्टी है तो आप वोट दे सकते हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन थी। लेकिन जो जैकोबिन क्लब था उन्होंने क्या किया था, वहां पे इसको अलाउ किया था और सभी लोगों को वोट देने का राइट मिला था। लेकिन जैसे ही नेपोलियन आए थे उन्होंने आते ही फिर दोबारा क्या कर दिया, वुमेन्स से क्या कर लिया, वोटिंग राइट दोबारा वापस ले लिया। उन्होंने क्या कहा, जो वुमेन्स है उनको वोट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उनको तो सिर्फ उनका एक ही काम है कि वो अपने लाइक हस्बैंड एंड फादर के प्रति वो जितनी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको फुलफिल करें, क्योंकि वो उन पर डिपेंडेंट है। ठीक है ना, तो उनको वोट देने का कोई राइट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी वजह से क्या है, जो विमेन है और जो नॉन प्रॉपर्टाइज्ड है ना, मतलब इस तरीके से ऐसे लोग, ऐसे मेल्स जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उन लोगों ने अपने ग्रुप्स बनाए और पूरे टाइम पीरियड मतलब वहाँ पर क्या है बहुत सारे मूवमेंट चलाए, आंदोलन किए, जिससे कि उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिल सके।
ठीक है। तो उनके लिए क्या था, लिबरलिज्म का मतलब यही था कि उनको क्या मिले, इक्वालिटी मिले। क्लियर। देन हम बात करते हैं इकोनॉमिकल स्फीयर की, कि इकोनॉमिकल जो स्फीयर है उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था। उनके लिए सबसे पहले सबसे बड़ा मतलब क्या था, एक तरीके से कि जितने भी जो मार्केट्स हैं उनको फ्री कर दिया जाए, कि मतलब जिसको जहाँ ट्रेड करना है वो वहाँ ट्रेड करे, जैसे मतलब एक तरीके से कहीं पर भी कोई भी सामान लेकर जाए, कोई भी चीज़ लेकर जाए, ठीक है। और कोई भी करेंसी, क्योंकि वहाँ पे करेंसी बहुत ज़्यादा डिफर थी, तो वहाँ पर क्या है, कॉमन ट्रेडिंग सिस्टम एक बना दिया जाए, ये उनकी डिमांड थी। जब सिविल कोड आया था ना, नेपोलियन जो सिविल कोड लेकर आए थे, उसके बाद बहुत सारी गिल्ड्स फॉर्म हुई थी। गिल्ड्स एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक ना क्या नाम है, जो छोटे छोटे जो ग्रुप्स होते हैं ना, वो मिलकर अपना एक बहुत बड़ा ग्रुप, एक महासंघ बना लेते हैं। तो ऐसा एक ग्रुप बना था, ठीक है ना। तो नेपोलियन कोड के बाद ऐसा हुआ था, और इसमें क्या है, 39 स्टेट्स ने मिलकर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जॉल्वरिन बोल रहे हैं, ठीक है। 39 स्टेट्स ने मिलकर एक तरीके से क्या है, एक ग्रुप बनाया था, ठीक है। एंड पहले क्या होता था, सॉरी, जॉल्वरिन मैं आपको बताऊंगी भी क्या होता है। जॉल्वरिन एक थोड़ा सा डिफरेंट टर्म है। तो क्या नाम है, 39 स्टेट से मिलकर एक ग्रुप बनाया, जिसमें कि उनका पर्पस क्या था कि उनको फ्रीली वहाँ पर ट्रेड करने दिया जाए। क्योंकि पहले वहाँ पे क्या देखा जाता था कि अगर कोई इंसान, मतलब आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर किसी 1833 में किसी को हैम्बर्ग से लेकर न्यूरेमबर्ग तक अगर जाकर ट्रेड करना है ना, तो अगर जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि अगर मैं 10 किलो चीनी लेकर निकली हूँ ना बेचने के लिए, ठीक है, तो मैं अगर एक सिटी जाऊंगी तो वहाँ पर उसको तोलने का तरीका अलग होगा, वहाँ की करेंसी अलग होगी, दूसरे सिटी में उसको तोलने का तरीका अलग होगा, ठीक है। लाइक अगर मैं बात करूँ किलोग्राम्स की, तो उनके लिए वहाँ पे 1 किलोग्राम किसने के 900 ग्राम के इक्वल होंगे, कहीं पर वो 800 ग्राम होंगे, कहीं पर क्या नाम एक तरीके से 1010 ग्राम होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब क्या है, डिफरेंट वहाँ पर क्या थे, एक तरीके से वेट और मेजरिंग सिस्टम से। तो इन सब से उनको क्या चाहिए थी, फ्रीडम चाहिए थी कि वहाँ पर क्या इक्वल सिस्टम आए, ठीक है। तो इसी के साथ साथ क्या हुआ, वहाँ पर क्या है, एक तरीके से जो वहाँ पर क्या नाम है आपका यूरोप है, वहाँ पर ऐसी डिमांड रखी गई कि ट्रेडिंग तभी इंप्रूव हो सकता है जब वहाँ पर क्या किया जाए, कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाए जाए। इसी वजह से क्या बनाया गया, एक क्या नाम है ग्रुप बनाया गया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जॉल्वरिन बोल रहे हैं। 1834 में एक ग्रुप बनाया गया था, और इसमें जो मैक्सिमम जो स्टेट्स थे ना, वो कौन थे, जर्मन स्टेट्स थे। पर्शिया ने बनाया था वैसे तो ये, लेकिन इसमें अधिकतर जो स्टेट्स इसमें शामिल हुए थे बनाने में, वो कौन थे, जर्मन स्टेट थे। इसके बाद क्या किया गया, 2 कॉमन करेंसीज वहाँ पे अलाउ की गई कि इसके अलावा और ज़्यादा करेंसीज वहाँ पर यूज़ नहीं किए जाएंगे ट्रेडिंग के लिए, जिससे लोगों को ट्रेड करना वहाँ पर इजी हो जाए, ठीक है, और ज़्यादा उसको ट्रेड करने में कोई रुकावट ना आए। इसी के साथ साथ वहाँ पे रेलवे का एक बहुत अच्छा नेटवर्क एस्टैब्लिश किया गया, जिससे लोगों को अपने जो ट्रेडिंग रिलेटेड जो भी मटीरियल उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने में कोई खास प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें थी जो वहाँ पर की गई। और इसी के साथ साथ क्या है, वहाँ पर जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो धीरे धीरे इकोनॉमिकल स्फीयर में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड आउट होनी शुरू हो गई थी, कि उनको भी क्या है धीरे धीरे इसका मतलब समझ में आने लगा था। नीचे मैंने आपको मीनिंग दिया हुआ है एक तरीके से कि इसको हम क्या बोलते हैं, कस्टम यूनियन भी कह सकते हैं मिचेवलिन को, ठीक है। पर्पस क्या था, जो भी एक तरीके से क्या नाम है होता है इकोनॉमिकली, उन लोगों जितने जो भी इनके इकोनॉमिकल जो इंटरेस्ट थे ना, कि मतलब ट्रेडिंग इजीली कर पाए सारी चीज़ें, उन सब को फुलफिल करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया था, ठीक है, जिससे एक नेशनल यूनिफिकेशन क्रिएट किया जा सके, सभी लोगों को इक्वली क्या नाम है अपॉर्चुनिटी मिल सके। ओके, अब हम आगे बात करते हैं अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे न्यू कंजर्वेटिज्म, ओके, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, दैट मीन्स रूढ़िवाद, ठीक है, कि जो कंजर्वेटिज्म था वो किस तरीके से यहाँ पर आया। अगर हम देखें तो यूरोप के अंदर जो कंजर्वेटिज्म है ना, वो फॉलो किया जाता था 1815 तक, ठीक है। 1850 तक वहाँ पर क्या है, यही सारी चीज़ें की जाती थी। मतलब वहाँ पर क्या है, जो नेपोलियन थे, जब नेपोलियन हार गया था, नेपोलियन के हारने के बाद आपको पता है कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो, अगर आपने मेरी नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए। मैंने बताया था कि वियना में क्या रखा गया था, एक मीटिंग रखी गई थी, दैट मीन्स एक क्या रखी गई थी, कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, ठीक है, जिसको हम वियना कांग्रेस के नाम से जानते हैं, जहाँ पर ये जितने भी जो कंजर्वेटिज्म थे उन्होंने क्या क्या डिसाइड किया था। पहले मैं आपको बता देती हूँ कंजर्वेटिज्म होते कौन है। कंजर्वेटिज्म एक्चुअली वो लोग होते हैं जो क्या चाहते हैं कि जितनी भी उनकी सब पुरानी चीज़ें हैं ना, दैट मीन जितनी भी वहाँ की जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी, लाइक मोनार्की एंड ऑल, उन सारी चीज़ों को ख़त्म ना किया जाए, ठीक है। लाइक चर्च का सिस्टम रहना चाहिए, मोनार्की रहनी चाहिए, लोगों के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मनी सबसे ज़्यादा पैसा उन्हीं लोगों के पास होना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें थी ना वो होनी चाहिए। लेकिन इन्हीं में से कुछ ग्रुप ऐसे भी थे जो क्या चाहते थे कि सोसाइटी में क्या लेकर आया जाए, चेंज लाया जाए, थोड़ा बहुत ही सही, धीरे धीरे ही सही, लेकिन सोसाइटी में चेंज लाया जाए। क्यों चाहते थे, मतलब जो नेपोलियन जो चेंजेस लेकर आए थे ना सोसाइटी में, वही सारे चेंजेस उसमें से कुछ ऐसे थे जो चाहते थे, जो कंजर्वेटिज्म से बिलोंग करते थे, वो लोग भी चाहते थे कि सोसाइटी में रहें। क्यों? क्योंकि
उनको लगता था अगर वे रहेंगे तो उससे क्या होगा, उनकी जो रूलिंग है वो और ज़्यादा एनहेंस होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, उनको रूल करने में आसानी होगी और एक तरीके से उनकी रूलिंग का एक मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, उनको अच्छे एक तरीके से कहते हैं ना जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है, और उनकी अच्छी आर्मी फॉर्म हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी बहुत अच्छे से उनके जो एक तरीके से किंगडम है उसमें अच्छे से काम करेंगे, इकोनॉमिकल उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। धीरे धीरे अगर वहाँ से हम जो आपके जो टेनेंट्स वगैरह होते हैं, एक तरीके से भूदास जो होता है एक तरीके से जिनको हम नौकर बना के रखते हैं, लाइक नौकरशाह, वो सारी चीज़ें भी वहाँ से ख़त्म कर दी जाएँ, ठीक है ना, उनको भी एक तरीके से अलग से उनको रखा जाए। तो थोड़ी बहुत फ्रीडम वहाँ पर वो लोग चाहते थे कि उन लोगों को मिल जाए, ठीक है। लेकिन अब 1815 में मैंने आपको बताया कि जो वियना में एक जो क्या नाम है कांग्रेस, वियना कांग्रेस के नाम से जो इनकी मीटिंग हुई थी, जिसको हेड ऑन करने वाले कौन थे, ऑस्ट्रिया के चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक, उन्होंने उसको हेड ऑन किया था, जिनका कि मेन पर्पस क्या था, जितने भी जो मेनली जो चेंजेस नेपोलियन लेकर आए थे ना अपने टाइम पीरियड में, उन सारे चेंजेस को वापस कर देना, मतलब दोबारा से वैसा ही जो सारा एस्टैब्लिशमेंट है यूरोप में वो कर देना। मैंने आपको 3 ऑब्जेक्टिव्स बताए थे कि जिसमें उन्होंने क्या किया था, एक तरीके से कुछ लोगों को रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट दी थी। तो इसी तरीके से एक डायनेस्टी थी बुर्बो डायनेस्टी, जो क्या है दोबारा से क्या है एक तरीके से उनको फ्रांस रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या है वो उनसे छीनी थी, तो दोबारा उनको वो एक तरीके से हैंड ओवर कर दी गई थी, ठीक है ना। नेपोलियन जब हार गया था उसके बाद उनको दोबारा दे दी गई थी। अब इसके बाद क्या हुआ, और भी बहुत सारे प्लेसेज ऐसे थे जैसे नीदरलैंड्स वगैरह थे, वो सब एस्टैब्लिश हुए, ठीक है, जिसमें बेल्जियम आपका इंक्लूड था, पिडमोंट है जिसके अंदर जेनेवा ना को एड ऑन कर दिया गया था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेसेस थे जिनको एड ऑन कर दिया गया था, ओके। बट हाँ, एक चेंज नहीं किया था, जो नेपोलियन ने 39 जो स्टेट्स को मिलाकर एक ग्रुप बनाया था ना, जर्मन महासंघ एक तरीके से गिल्ड बनाया था, उसके अंदर उन्होंने कोई चेंजेस वहां पर नहीं किए थे, ठीक है। एक और सबसे बड़ा चेंज क्या था कि जो 1815 के टाइम पे जो एक कंजर्वेटिव्स थे ना, वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा सेंसरशिप लगा कर रखते थे, मतलब वो अपने एक तरीके से एब्सोल्यूट अपनी पावर, अपने पास सारी पावर रखना चाहते थे, लोगों को कुछ भी राइट्स वो नहीं देना चाहते थे। इसी की वजह से उन्होंने सेंसरशिप लगाई हुई थी, दैट मीन्स कि जो न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो भी वहाँ पर क्या नाम है होता है ना एक तरीके से थिएटर वगैरह जो भी प्रोग्राम्स होते थे, वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया जाएगा जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो। उनको जो भी दिखाना है उसके लिए उनको परमिशन लेनी होगी, दैट मीन्स कि वहाँ पर फ्रीडम ऑफ प्रेस बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसी वजह से कुछ लिबरलिस्ट ऐसे थे जिन्होंने इस चीज़ का अपोज किया, और उनकी सबसे बड़ी डिमांड क्या थी, उनको क्या दिया जाए, फ्रीडम ऑफ प्रेस वहाँ पर लाई जाए, ठीक है। इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। रेवोल्यूशनरीज आपको थोड़ा सा वर्ड से क्लियर हो ही रहा होगा। ओके सॉरी, मैं पहले एक चीज़ बता देती हूँ, जो कंजर्वेटिज्म जो वर्ड है ना, इसका मतलब क्या है, नाम से पता लग रहा होगा, लाइक कंजर्व नहीं होता जैसे किसी चीज़ को हम बचा कर रखते हैं, तो ऐसे जो कंजर्वेटिज्म होते हैं ना, वो लोग होते हैं जो अपने कल्चर को सेफोन, मतलब एक तरीके से बचा कर रखना चाहते हैं, अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी को, ठीक है ना, अपने ट्रेडिशन को, इन सारी चीज़ों को क्या है एक तरीके से अपने कस्टम को वो सेफ गार्ड करके रखना चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं, सोसाइटी में चेंज तो आए लेकिन एक तरीके से क्विक चेंज ना आए, ग्रेजुअल चेंज आए, मतलब धीरे धीरे थोड़ा चेंज सोसाइटी में आए, ज़्यादा तेज़ी से चेंजेस ना आए। तो उनको हम क्या बोलते थे, एक तरीके से कंजर्वेटिज्म बोल देते हैं, लाइक कंजर्वेटिज्म, ओके। देन आते हैं हमारे रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरीज की अगर हम बात करें तो 1815 में जब नेपोलियन को क्या नाम है एक तरीके से मार दिया था, या एक तरीके से उनकी जब डेथ हो गई थी, जब उनको हरा दिया था युद्ध में, तो उसके बाद क्या है, बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज क्या हो गए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे, ठीक है। तो वो जितने उनमें कुछ लिबरलिस्ट भी थे, ठीक है ना, तो उन सब वो लोग क्या हो गए थे एक तरीके से डर की वजह से, समझ लीजिए जो भी था, कि थोड़े टाइम के लिए हम छुप जाते हैं, फिर बाद में हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो सामने आएंगे। तो इस तरीके से वो क्या हुए थे, वो थोड़ा सा हाइडन हो गए थे। अब इन्होंने फिर बट छुपे तो थे, अंडरग्राउंड तो हुए, लेकिन उन्होंने अपना काम स्टॉप नहीं किया। उन्होंने क्या किया, कुछ हिडन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की पूरे यूरोप में, और वहाँ पर वो क्या करते थे, जो क्या नाम है लोग ऐसे थे जो उनके ग्रुप से जुड़ना चाहते थे, जो और भी जो रेवोल्यूशनरीज बनना चाहते थे, एक तरीके से उनको ट्रेनिंग देते थे, अवेयरनेस प्रोग्राम्स उनके लिए चलाए जाते थे, उनको जागरूक किया जाता था, उनको समझाया जाता था, ठीक है ना, कि क्रांतिकारी होने का मतलब, जो रेवोल्यूशनरी होने का मतलब क्या है, कि किस तरीके से उनको जो मोनार्कियल गवर्नमेंट है उसका अपोज करना है, जिस तरीके का उनका जो रूलिंग है उसको खत्म करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और ये एक तरीके से जो वियना कांग्रेस जो हुई थी ना, एक जो मीटिंग हुई थी, वहाँ पे जितने भी जो मोनार्कीज गए थे, ये जो रेवोल्यूशनरीज थे उन सबके टोटली अगेंस्ट थे। क्यों? क्योंकि ये रेवोल्यूशनरीज चाहते थे कि नेशन स्टेट्स डेवलप किए जाएं, और ये लोग जो वियना कांग्रेस में जो लोग थे वो लोग नहीं चाहते थे कि जो एक तरीके से नेशन स्टेट्स हैं वो डेवलप किए जाएं, ओके।
इसी तरीके से एक बहुत फेमस रेवोल्यूशनरी हैं जिनका कि नाम क्या नाम है आपका जोसेफ मेज़नी, ठीक है, जिनका कि जन्म कहाँ पे हुआ था आपका 1807 में, ठीक है ना, आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली 18, लेकिन अकॉर्डिंग टू गूगल क्या है, ये क्या है आपका 1805 है। जेनोवा में इनका बर्थ हुआ था 22 जून को और इनकी डेथ हुई थी 10 मार्च 1872 इटली में हुई थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, एक तरीके से अपना एक ना होता ना एक ग्रुप के मेंबर थे, एक हिडन ग्रुप था, उसके मेंबर थे, वो थे कार्बोनरी ग्रुप, और इनको ना 24 साल की एज में ही क्या एक तरीके से वहाँ से एक तरीके से उनके कंट्री से निकाल दिया गया था। क्यों? लिंगुएरिया में उन्होंने क्या किया था, एक रेवोल्यूशन किया था, मतलब एक तरीके से एक क्रांतिकारी एक अटैम्प्ट किया था जिसकी वजह से इनको वहाँ से निकाल दिया गया था। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, बहुत सारी जगहों पर क्या है अपनी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस एस्टैब्लिश की थी, जिसमें सबसे फेमस है आपकी यंग इटली एंड यंग यूरोप, ठीक है। यंग इटली इन्होंने कब एस्टैब्लिश किया, 1831 में, एंड यंग यूरोप 1834 में। 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इनकी, इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के। लिबर्टी आनी चाहिए सोसाइटी में, ह्यूमैनिटी आनी चाहिए एंड इक्वालिटी होनी चाहिए, ओके। ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स है जिनके ऊपर ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपकी क्या की गई थी, बनाई गई थी, ठीक है। देन अगर हम देखें तो जो 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हम आपको पता ही लग चुके हैं कि ये 3 इनके बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है। तो इनके 3 बेसिक प्रिंसिपल्स थे और इन्होंने क्या नाम है अपने ये ग्रुप एस्टैब्लिश किए थे। और इनका ना मतलब कुछ एक इनकी फ़िलासफ़ी थी कि ये क्या चाहते थे एक तरीके से, ऐसी इन्होंने वैसे ऐसी बात नहीं है सिर्फ यंग इटली और यंग यूरोप ही नहीं बनाए थे, यंग पोलैंड भी बनाया था, फ्रांस में भी, इटली में भी, हर जगह इन्होंने ऐसी अपनी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की थी। और इसके अधिकतर जो मेंबर्स थे ना वो कौन लोग थे, जो यंगस्टर्स थे ना एक तरीके से, वो इन सारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे, ठीक है। और इनका मानना क्या था, जो भगवान है ना उनके अकॉर्डिंगली क्या है एक तरीके से जो नेशन है उसमें एक तरीके से जो उसका जो एक तरीके से कहते हैं ना उसकी जो पहचान है वो कौन है, ह्यूमंस है, ठीक है, मनुष्य उसकी पहचान है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और इनको कहा जाता है कि इटली का जो यूनिफिकेशन है ना उसमें बहुत बड़ा रोल इन्हीं का है, ठीक है। इटली के यूनिफिकेशन के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए थे और उन्होंने कहा था कि किस तरीके से इटली का यूनिफिकेशन किया जाना चाहिए। और इसी चीज़ को देखते हुए जर्मनी, फ्रांस एंड स्विट्ज़रलैंड, इन सारी जगहों पर भी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुई, ठीक है। और जो जोसेफ मेज़नी थे वो क्या थे, एक तरीके से मोनार्की को टोटल अपोज करते थे इसका। और इसी वजह से जो मैटरनिच थे ना, इन्होंने इनके लिए एक स्टेटमेंट कही थी कि ही वॉज द मोस्ट डेंजरस इकोनॉमी ऑफ वन सोशल ऑर्डर। दैट मीन्स कि जो सामाजिक व्यवस्था है ना एक तरीके से, जो एक स्ट्रक्चर है ना उसके बहुत बड़े दुश्मन है, ठीक है। ये जिस तरीके से जो एक सोशल क्या नाम है एक तरीके से ना हायरार्की चलती हुई आ रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से उन्होंने मैटरिंग ने इन्होंने इनके अकॉर्डिंगली अपना एक व्यू दिया था। तो इसी के साथ हमारा ये जो यूनिट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी नेक्स्ट यूनिट करेंगे। वीडियो हो सकती है थोड़ी सी बड़ी आपको लगे, बट अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो ट्राई कीजिए कि आप पूरा देखें, एंड तक देखें, और जितना ज़्यादा हो सके इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस वीडियो से कोई हेल्प मिल सके, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक स्टूडेंट्स।